Hey guys, so ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my channel. This is Zeb and I'm glad you're watching me right now. बहुत टाइम बाद मैं YouTube पे फिर से वापस आ रही हूँ. पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि आई वाज वर्किंग समवेयर, बट अभी फिलहाल आई एम टेकिंग अ ब्रेक. मुझे एक ब्रेक चाहिए था. मुझे इनफैक्ट मेरे CPL के बाद भी ऐसा कुछ ब्रेक मिला नहीं था एंड आई हैव बीन अवे फ्रॉम होम फॉर मोर देन 4.5 to 5 years. और मुझे अब चाहिए कि भाई बस हो गया, बहुत हो गया, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मुझे अपने घर पे टाइम स्पेंड करना है. विद दैट नोट आई एम अप विद एन अदर वीडियो जहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं एक सीरीज बनाऊंगी wherein I'll be sharing my entire aviation journey. तो अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो बने रहिए मेरे चैनल पे. आई विल मेक श्योर कि वीक में एटलीस्ट एक वीडियो तो मैं अपलोड करूँ. स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई एविएशन जर्नी, जहाँ से शुरू हुआ और जितना मुझे मैं रिकॉल कर सकती हूँ, जितना मैं याद कर सकती हूँ, उस अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करते जाऊँगी. ओके, आई एम बैक. तो हाँ जी, अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम पायलट बनेंगे एंड आई जॉइंड अ फ्लाइंग स्कूल विच वाज एट दैट टाइम शोइंग नंबर 1 ऑन गूगल. मैं किसी भी स्कूल का नाम नहीं लूँगी. तो आई जॉइन दिस फ्लाइंग स्कूल wherein I did my SPL, my ground classes and फिर उसके बाद उन्होंने हमको ये चीज़ बोली थी, देखो हमारे फैमिली में से कोई भी CPL होल्डर नहीं है, कोई भी एविएशन में नहीं है, मतलब एविएशन में इस फील्ड में कोई नहीं है, फैमिली छोड़ो, फैमिली में दूर दूर तक कोई नहीं है. तो मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था एंड एवरीथिंग वाज जस्ट जो सुनाई देता था, जो लोग कहते थे, अगर वहाँ पे कोई सीट पे बैठ के जो फ्लाइंग स्कूल चला रहे हैं वो आपको कुछ कह रहे तो यू टेंड टू ऑब्वियसली बिलीव देम. तो वही चीज़ मैंने भी की है और उन्होंने हमें ये चीज़ बोली थी शुरू में कि जो बेसिक चीज़ें होती है कि 12th पास होना चाहिए, आई गेस 50% होना चाहिए 12th में एंड यू नीड टू गेट योर क्लास 1 डन. देन वी विल बी गिविंग यू 3 months का ग्राउंड क्लासेस एंड उस ग्राउंड क्लासेस में आपको आपका CPL का पोर्शन पढ़ाया जाएगा. बट एक दो सब्जेक्ट्स ऐसे थे उन ग्राउंड क्लासेस में जो कि अच्छे से पढ़ाए गए थे. बट ऐसा नहीं होता है कि तुम जो ग्राउंड क्लासेस ज्वाइन करो, स्पेशली फ्लाइंग स्कूल का, अभी इस पॉइंट पे देर आर फ्लाइंग स्कूल्स हु आर गिविंग यू कंप्लीट ग्राउंड क्लासेस जहाँ की वो एक्चुअल में कंप्लीट CPL सिलेबस पढ़ा रहे हैं. बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे स्कूल के ग्राउंड क्लास ने हमें कंप्लीट CPL सिलेबस नहीं पढ़ाया था. एक दो सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, बाकी नहीं पढ़ाए थे. तो इन दैट केस जब आप प्रिपेयर कर रहे हो आपके CPL के लिए, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कीन हो अपनी पढ़ाई को लेके एंड एवरीथिंग, you can do it on your own also. It's not difficult to clear your papers if you are really concentrated on what you're doing and focused. लेकिन मैं जब स्टार्ट की थी तो हमको इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया गया था, बहुत कम पढ़ाया गया था. तो वो था SPL के मुताबिक, मतलब SPL स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, जो आपको आपका सबसे पहला लाइसेंस मिलता है, उसके लिए आपका होता है वाइवा एग्जाम और उसके साथ साथ आपका एक और एग्जाम होता है जो FRTOL का एग्जाम होता है, जिसके बिना आप सोलो रिलीज नहीं हो सकते. तो ये जो मेन लाइसेंसेस है ये आपको आपके फ्लाइंग स्कूल से ही मिलता है, जिस भी फ्लाइंग स्कूल में आपने एडमिशन लिया है. ग्राउंड क्लासेस हो गई. प्लीज स्टॉप इट, प्लीज इग्नोर बाहर का साउंड. नहीं मैं अब कुछ नहीं कर सकती. मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को मना के ये वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे बिठाई हूँ. अब मैं अगर ये पॉज करके मैंने छोड़ दिया तो फिर वो कभी बनेगी नहीं. तो ग्राउंड क्लासेस खत्म हुए, फिर हमारा SPL हुआ जो कि हमारे स्टूडेंट पायलट लाइसेंस का एग्जाम था. उस एग्जाम में ऐसे होता है कि आपका एक CFI होता है जो चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होता है, आपका एक CGI होता है जो चीफ ग्राउंड इंस्ट्रक्टर होता है एंड उनके साथ 2-3 मोर इंस्ट्रक्टर्स आर देयर. एक कॉन्फ्रेंस टेबल बिठाते हैं एंड आप अकेले बैठते हो और वो आपसे कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि आपको आंसर करना है. एंड नॉट टू वरी, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट बिकॉज उन्होंने ही आपको सिखाया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. एंड जब तक आप बहुत ही ज़्यादा डम ना हो और आप एकदम ही कुछ नहीं आंसर कर रहे हो, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू क्लियर योर SPL एग्जाम. फिर बोलते हैं कि आप SPL लेके आप फ्लाइंग स्टार्ट कर सकते हो एंड आप साइमल्टेनियसली अपने DGCA पेपर्स क्लियर कर सकते हो. तो मैंने भी यही उन्हीं की बात मानी एंड आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई फ्लाइंग.
अब मेरे साथ सीन क्या था वॉज, मैं जिस टाइम पे वहां पे फ्लाई कर रही थी तब फ्लाइंग उधर थोड़ी सी स्लो हो रही थी, थोड़ी नहीं काफी स्लो हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पे दैट फ्लाइंग स्कूल वाज ऑपरेटिंग एट अ कंट्रोल्ड एरोड्रोम। तो आपका फ्लाइंग स्कूल ये बहुत एक अहम किरदार निभाता है आपकी फ्लाइंग में। जब आपका फ्लाइंग स्कूल एक कंट्रोल्ड एरोड्रोम है तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते ही पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि अनकंट्रोल नहीं करते, अनकंट्रोल भी फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे आपको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ता है। एंड सेकेंड चीज इज ट्रैफिक। आप एक अनकंट्रोल्ड एरोड्रोम में सिर्फ आपका फ्लाइंग स्कूल है जो कि जहाज उड़ा रहा है, एंड एवरीथिंग इज ऑन यू when you want to fly and when you do not want to fly. But in a controlled aerodrome there are other domestic and international flights also that are landing and taking off, and obviously उनका एक priority है हमारे ऊपर, तो हमको वो priority नहीं मिलती है। तो उस चक्कर में आपको बहुत, अगर दिन के फॉर एग्जाम्पल 10 फ्लाइट्स हो सकती हैं, तो एक कंट्रोल एरोड्रोम में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव 10 फ्लाइट्स अ डे. Plus, there is a lot of competition. There are a lot of students. Like in my batch, in my ground training batch, we had around, I guess, 25 to 30 people. Approximately, मुझे इतना याद नहीं है अब, इतने थे. तो अब उसमें से एटलीस्ट चलो मान लो 10 लोग भी फ्लाइंग के लिए आ गए. अब उसके पहले के बैच के बच्चे बैठे हैं जो सोलो रिलीज अभी नहीं हुए हैं, तो ऑलमोस्ट सेम स्टेज पे हैं. आप उनके पहले के बैच के हैं, फिर जो 100 आर पे, 150 आर पे, 200 ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले, बहुत सारे स्टेजेस पे बहुत सारे बच्चे हैं. तो अब उसमें भी प्रायोरिटी आ जाती है. प्रायोरिटाइज करते करते भी आपका नंबर थोड़ा सा लेट हो जाता है. तो मेरा भी वैसे ही थोड़ा सा नंबर लेट हो गया. ऐसे होता था कि मंथ में एक बार एक सॉर्टी 15 मिनट्स या 40 मिनट्स या 30 मिनट्स मैक्स इतनी मिलती थी. तो उस केस में ना फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाता है कि यार सुबह से शाम तक आके हम बैठ रहे हैं, फ्लाइंग मिल नहीं रही है, 1 घंटा नहीं हुआ है अभी तक, 1 महीना हो गया है, सिर्फ 45 मिनट्स हुए हैं. तो ये सारे चीजों में आपका दिमाग खराब होता रहता है. तो आप जब नए हो तो आप सबका एक इनपुट ना लेने की कोशिश करते हो. दैट्स व्हाट आई डिड. बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि जाओ तुम पेपर क्लियर करके आओ, अगर पेपर्स क्लियर हो तो तुमको प्रायोरिटी मिलेगी. अगर एटलीस्ट आपके 3 पेपर क्लियर हो, 4 पेपर क्लियर हो, या आप ऑल पेपर क्लियर हो, तो आपको उनके ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी जिनके पेपर्स नहीं क्लियर है. तो मैंने इस एडवाइस को लिया बहुत सीरियसली और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, टीजीसीए एग्जाम देने के लिए आपको आपका कंप्यूटर नंबर चाहिए. तो मैंने जब कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई किया था तो आई गेस 1-2 डॉक्यूमेंट्स कुछ ऊपर नीचे भेज दिया था मैंने, तो फर्स्ट बारी में रिजेक्ट हो गया. दिस इज ऑल्सो अ रीजन तुम्हारी फ्लाइंग डिले हो सकती है और तुम्हारे पेपर्स डिले हो सकते हैं, क्योंकि अब तक भी आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जिनका कंप्यूटर नंबर ही नहीं आया है, रिजेक्ट होता जाता है. तो आप जब कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हो, आप अपना प्रोसेस एकदम परफेक्टली कर रहे हो. बट थैंकफुली मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में आ गया था. फिर से भाग के आ गई घर. मुझे तो चाहिए था बहाना घर आने का. नाउ इनमें तुमको क्या सीख मिलना चाहिए इज, वंस यू फिनिश योर एसपीएल, अप्लाई फॉर योर कंप्यूटर नंबर, स्टार्ट गिविंग योर डीजीसीए पेपर्स. मैं जब वापस आई और मैंने डीजीसीए पेपर्स देने के लिए स्टार्ट किया, लाइक आई सेड कि मेरे ग्राउंड क्लासेस में इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया गया था, तो आई हैड टू टेक क्लासेस एंड आई डिसाइडेड कि आई विल गो टू दिल्ली टू टेक माई क्लासेस. I spent around 7 months in Delhi trying to clear my papers. तो मैंने ये सब चीज़ों में ना बहुत पैसे भी वेस्ट किए हैं, टाइम वेस्ट भी किया है, जो कि आप ना ही करिए तो सही है. सबसे इम्पॉर्टेंट जब आप पेपर्स क्लियर कर रहे हो, मेक श्योर इफ यू आर 18 स्टार्ट गिविंग योर आरटी एग्जाम. आरटी इज रेडियो टेलीफोनी. उसके लिए ऐसे होता है कभी कभी कि हाँ मतलब पहले अटेम्प्ट में ही निकल जाता है किसी किसी का 9 अटेम्प्ट में भी नहीं निकलता है. अब हम निकाल ही रहे थे. आई गेस माई मेट वॉज क्लियर्ड, माई रेगुलेशंस वॉज क्लियर्ड एंड माई आरटी वॉज क्लियर्ड. माई 3 पेपर्स वे क्लियर्ड दिल्ली में रह के. वो 7 मंथ्स में ऐसे भी नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3 पेपर निकाले हैं. और वो निकालने के बाद मैं लॉकडाउन पड़ गया एंड फिर हम आ गए वापस से घर. तो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत था, मेरा भी गला सूख गया. और इसके बाद लॉकडाउन के बाद की कहानी मैं आपसे शेयर करूंगी अपने अगले वीडियो में. फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु आर अपियरिंग फॉर द डीजीसीए कमिंग एग्जाम्स, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आपका पेपर निकल जाए. Thank you so much for watching this video. I hope you liked it. Stay tuned for part 2. Until then, take care, have fun,
And thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye bye.